हम परिवर्तन की क्रम के देखेंगे। आगे हमने देखा था कि वैदिक काल क्या है, वैदिक काल का, बौद्ध काल का, मौर्य काल का, मौर्योत्तर काल का, और गुप्त काल का, गुप्तोत्तर काल का, पूर्व काल। इसकी हमने अध्ययन की विधि आगे चल के पढ़ी थी। और फिर उसके बाद हमने राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और सांस्कृतिक के बारे में पढ़ा था। अब इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ते हैं कि परिवर्तन का क्रम का किस तरह का काल था। पहले राजनीतिक परिवर्तन ज़्यादा हुआ था, फिर आर्थिक परिवर्तन हुआ, फिर सामाजिक परिवर्तन हुआ, फिर सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ। अब इसी में मार्क्सवाद की बात करेंगे। मार्क्सवाद में पहले राजनीतिक परिवर्तन हुआ, फिर सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, फिर सामाजिक परिवर्तन हुआ, फिर आर्थिक परिवर्तन हुआ। सबसे बाद में इसमें आर्थिक परिवर्तन हुआ था। इस डायग्राम के में हम देखेंगे परिवर्तन के क्रम में राजनीतिक परिवर्तन सबसे तीव्र होता है, और आर्थिक परिवर्तन उससे धीमा होता है, और सामाजिक परिवर्तन उससे और धीरा होता है, और सांस्कृतिक परिवर्तन सबसे धीमा होता है। सांस्कृतिक की बात करेंगे कि ये परिवर्तन के क्रम में आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन एक दूसरे से गहरा संबंध होता है। अगर हम आर्थिक परिवर्तन और राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का रास्ता तैयार करते हैं तो हम बदले में राजनीतिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों भी और आर्थिक कारक पर अपना प्रभाव छोड़ता है। उदाहरण के लिए अगर हम गंगा घाटी में कृषि अर्थव्यवस्था के प्रसार ने बौद्ध पंथ का उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया, तो बौद्ध पंथ ने भी अर्थव्यवस्था पर अपने ढंग से प्रभाव छोड़ा। डायग्राम के आधार पर हम मॉडल की बात करेंगे कि 6वीं सदी ईसा पूर्व में राज्य का निर्माण, नागरिक और तथा नवीन आर्थिक और पंथों के उद्भव के अंतर संबंध में रेखांकित कीजिए। नवीन धार्मिक और बौद्ध जैन धर्म का आर्थिक प्रभाव। बात करेंगे भारतीय संस्कृति की बात करेंगे कि कहाँ की भारतीय और सांस्कृतिक को मूलभूत संरचना जिसे हम विविधता में एकता के नाम से जानते हैं, उसकी आधारभूत संरचना प्राचीन काल में विकसित हुई है। निम्नलिखित कारकों ने इस प्रतिक्रिया को प्रोत्साहित किया है। भारत का भौगोलिक आकार और जलवायु संबंधी विविधता के कारण विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के रहन सहन और तथा जीवन पद्धति में